नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, वेट ग्लोरियस एकेडमी के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं डॉक्टर रमेश सैनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों पशु चिकित्सा विज्ञान के ऊपर अपन चर्चा कर रहे थे दोस्तों। तो पशु चिकित्सा विज्ञान के ऊपर अपने पिछले लेक्चर में देखा कोलिक के बारे में। तो कोलिक क्या होता है दोस्तों? घोड़ों के अंदर होने वाला जो पेट दर्द होता है उसको कोलिक बोलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों उसके अंदर अपन ने उसके टाइप्स के बारे में बात की। तो उदरी गुहा के जो अफेक्शंस है उनके बारे में अपन बात कर रहे थे दोस्तों। और आज का अपना जो टॉपिक है वो है दोस्तों इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन या आंत में आने वाली रुकावट। तो दोस्तों आंत में आने वाली रुकावट का जो कारण होता है वो क्या होता है दोस्तों? आंत की गुहा जो होती है वो दोस्तों सकड़ी हो जाती है या फिर वो कंप्लीटली ही बंद हो जाती है किसी कारण से। तो उस वजह से क्या होता है, फिशिस जो है वो आगे ट्रांसफर नहीं हो पाता, जो रेक्टम की तरफ नहीं जा पाता दोस्तों। तो उस वजह से फिशिस का जो दबाव है वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे बढ़ता जाता है और उस वजह से आंतें फैलती हैं और फैलने के कारण बहुत सीवियर पेन होता है। तो उसे ही बोलते हैं दोस्तों इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की दोस्तों। तो दोस्तों इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि दोस्तों आंत की गुहा का बंद हो जाना या संकरा हो जाना। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जो होता है दोस्तों उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है दोस्तों। जैसे दोस्तों पहला जो भाग है इसका वो है दोस्तों पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन और जो दूसरा भाग है इसका वो है दोस्तों कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन। अब दोस्तों पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन और कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या है दोस्तों? दोस्तों पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब है कि जब आंत की गुहाएं जो होती हैं वो दोस्तों सक्रिय हो जाती है और गोबर जो है वो दोस्तों कम कम आता है। तो इसका मतलब है आंतों के अंदर रुकावट तो है, परंतु वो जो रुकावट है दोस्तों वो पार्शियल है, अर्थात गोबर पास हो रहा है, कम मात्रा में पास हो रहा है परंतु पास तो हो रहा है। तो दोस्तों जैसे इसके अंदर क्या होगा, आंत की गुहा जो है वो सक्रिय हो जाएगी दोस्तों और गोबर कम मात्रा में आएगा परंतु गोबर तो आ रहा है। ये इंडिकेट करता है कि ऑब्स्ट्रक्शन अधूरा ऑब्स्ट्रक्शन है या पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है। दूसरी अपन बात करते हैं दोस्तों कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन की। कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर क्या होगा दोस्तों? कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर गोबर नहीं आएगा, इसका मतलब रुकावट पूरी तरीके से रुक गई है, कहीं किसी जगह पे फिशिज पूरी तरीके से रुक गया है, वो बाहर नहीं आ पा रहा। तो इस केस में जो होगा वो दोस्तों पेन जो होगा वो बहुत सीवियर होगा, क्योंकि पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर तो गोबर जा रहा है, गैस निकल रही है, तो इसलिए इसमें पेन जो होने वाला पेन है वो थोड़ा कम सीवियर होगा। जबकि जो कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन होगा दोस्तों उसके अंदर गुहा जो है वो पूर्णतः बंद हो जाती है दोस्तों, और जब गुहा पूर्णतः बंद हो जाती है तब गोबर पास नहीं होता, गैस पास नहीं होती, उस वजह से इंटेस्टाइन जो है दोस्तों वो बहुत अधिक फैल जाती है दोस्तों। और जब बहुत अधिक फैल जाती है तो उस वजह से आंतों के अंदर की जो नर्व्स होती हैं वो दबती हैं, उस वजह से पेन जो है वो बहुत सीवियर होता है दोस्तों। तो इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, मल त्याग बिल्कुल रुक जाएगा, यानी कि गोबर नहीं करेगा पशु और बहुत सीवियर पेन शो करेगा पशु। तो दोस्तों ये बात हुई ऑब्स्ट्रक्शन के टाइप्स की। तो ऑब्स्ट्रक्शन दो प्रकार का होता है दोस्तों, पार्शियल एंड कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन। पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन और कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन को अपन कैसे पता लगा सकते हैं? यदि पशु गोबर कर रहा है परंतु कम कम कर रहा है, इसका मतलब ऑब्स्ट्रक्शन तो है लेकिन वो पार्शियल है, मतलब जो नलकी है वो आधी खुली हुई है, आधी ही दबी हुई है, इसका मतलब धीरे धीरे जा रहा है। पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन से जो है दोस्तों और कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन के क्या क्या कारण हो सकते हैं दोस्तों? तो कारणों की अगर अपन बात करें दोस्तों तो इसका कारण है पशु अधिक उछल कूद करे या व्यायाम करे, बहुत अधिक तेज दौड़ कर आए और अचानक से पशु रुक जाए। तो उस दौरान क्या होता है दोस्तों, आंतों के अंदर एक लहर उत्पन्न होती है, वो उस लहर का जो झटका होता है वो आंतों के अंदर पड़ता है और आंत जो है वो किसी कारण से घूम जाती है। अब घूमने के ऊपर के जो रीजंस है उसके आधार पर जो कारण होते हैं उन कारणों को अपन देखते हैं दोस्तों। तो इसका जो पहला कारण है दोस्तों तो वो क्या है दोस्तों, उछल कूद या अधिक व्यायाम के कारण होने वाले विकार। तब कौन कौन से विकार होते हैं दोस्तों, उनको वन बाय वन देखते हैं अपन। दोस्तों पहला विकार जो होता है वो होता है दोस्तों टोर्जन। टोर्जन का मतलब क्या है दोस्तों? टोर्जन का मतलब है आंत का अपनी ही अक्ष पर घूम जाना, उसे बोलते हैं दोस्तों टोर्जन। जैसे दोस्तों ये मान लो आंत है, आंत एक ट्यूब ही है दोस्तों। अब ट्यूब की जो सेंट्रल एक्सिस है उस एक्सिस पे ही अगर आंत घूम जाए तो इसे बोलेंगे दोस्तों टोर्जन। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों
नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है दोस्तों वल्व्युलस। अब वल्व्युलस के अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर आंत जो होती है वो आंत कुछ इस प्रकार घूम जाती है दोस्तों कि वो मेजेंट्री के अगेंस्ट में घूम जाती है। अब इसके अंदर क्या हुआ दोस्तों, इस जगह पे आंत की एक झिल्ली की पतली झिल्ली के द्वारा आंत जो है वो मेजेंट्री से जुड़ी हुई रहती है दोस्तों। जो मेन पॉइंट होता है अपना नाभि का पॉइंट, उस पॉइंट से एक पतली झिल्ली होती है, वो आंत की जो बाहरी दीवार होती है उस बाहरी दीवार को साधे रखती है, आंत को बांधे रखती है, उसको इधर उधर नहीं जाने देती। लेकिन जब झटका आता है तब आंत तो घूमती है, साथ में उसकी मेजेंट्री भी घूम जाती है, उस वजह से क्या होता है, एक वलय बन जाती है। तो इस प्रकार का जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है दोस्तों, इस ऑब्स्ट्रक्शन को बोला जाता है दोस्तों वल्व्युलस। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों अपन इसका नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है दोस्तों वो है इंटरससेप्शन। इंटरससेप्शन या इनवेजिनेशन या टेलीस्कोपिंग। जैसे दोस्तों टेलीस्कोप होता है या पुराने कैमरे आते थे, उसको जैसे ऑन करते थे तो एक बड़ी सी पाइप सी बाहर निकलती थी। तो दोस्तों वो उसका अगर जस्ट उल्टा कर दिया जाए, मतलब वो जो पाइप बाहर निकली है वो जब शटर डाउन करते हैं तो वो जो अंदर जाती है, सेम लाइक ऐसा ही प्रोसेस होता है दोस्तों। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर आंत की जो गुहा है वो अपने ही अंदर धस जाती है, आंत का आंत में ही धस जाना। तो इसके अंदर क्या हुआ है दोस्तों, जो ट्यूब है वो ट्यूब के अंदर ही फंस गई है, अर्थात कुछ पार्ट जो है वो अंदर की तरफ मूव कर गया है। तो इसको बोलते हैं दोस्तों इंटरसेप्शन या आंत का आंत में ही धस जाना। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है वो है स्ट्रैंगुलेशन। अब स्ट्रैंगुलेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, जब आंत का कोई लूप किसी अन्य किसी ओपनिंग के अंदर, एब्डोमिनल ओपनिंग के अंदर या किसी अप्राकृतिक छेद के अंदर घुस जाता है और वापस निकल नहीं पाता, तो उस अप्राकृतिक छेद के अंदर घुस तो जाता है वो, लेकिन उस अप्राकृतिक छेद के साइड की जो दीवारें होती हैं वो दीवारें जो है वो उसके ऊपर प्रेशर लगाती हैं। प्रेशर लगाने के कारण उस हिस्से के अंदर जो ब्लड सप्लाई है वो प्रभावित होती है और उस वजह से वहां पर सीवियर पेन होना शुरू हो जाता है दोस्तों, और फिसीज उस जगह से ट्रेवल नहीं कर पाता। तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों इंटर स्ट्रैंगुलेशन के बाद इंटरसेप्शन की। तो स्ट्रैंगुलेशन के अंदर क्या हुआ दोस्तों, स्ट्रैंगुलेशन के अंदर क्या होता है कि एक आंत का कोई लूप है वो किसी और अनदर ओपनिंग के अंदर या अनदर कैनाल के अंदर घुस जाता है। ये मान लो एक कैनाल है, तो जस्ट सपोज करो, इसका एग्जांपल देते हैं दोस्तों इंग्वाइनल हेर्निया। इंग्वाइनल हेर्निया के अंदर क्या होता है दोस्तों, जो आंत है वो इंग्वाइनल कैनाल के अंदर गुजर जाती है। तो ये जो कैनाल दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं दोस्तों इंग्वाइनल कैनाल। यहां से दोस्तों स्पर्मेटिक कॉर्ड भी गुजरती है और स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर बहुत सारे कंटेंट होते हैं दोस्तों, जैसे वास डिफरेंशिया होती है दोस्तों, टेस्टिकुलर आर्टरी, टेस्टिकुलर वेन, टेस्टिकुलर लिम्फेटिक्स, है ना, टेस्टिकुलर नर्व, वो सब जाती हैं। तो इसका जो प्रेशर है वो प्रेशर इस जगह पे होता है, इस वजह से ये जो जो आंत का लूप है, ये आंत का लूप धीरे धीरे पिचकता जाता है। इस वजह से क्या होता है दोस्तों, मूवमेंट, फिसीज का जो मूवमेंट है वो इधर से इधर नहीं हो पाता, मतलब ये इस तरीके से घूम के आगे नहीं जा पाता, इस प्रेशर के कारण यहाँ बंध जाता है। तो इस वजह से भी पेन होता है दोस्तों। तो इसको बोलते हैं दोस्तों स्ट्रैंगुलेशन। स्ट्रैंगुलेशन का मतलब होता है दोस्तों गला घोटने के लिए भी यूज करते हैं, जैसे गला घोटते हैं किसी का ऐसे पकड़ के, तो उसको भी बोलते हैं स्ट्रैंगुलेशन। नेक्स्ट अपन बात करें दोस्तों, नेक्स्ट इसका जो कारण हो सकता है वो होता है दोस्तों ट्यूमर। अब ट्यूमर दो प्रकार की होती है दोस्तों, एक तो होती है इंट्राल्यूमिनल अर्थात आंत की जो गुहा है, गुहा के अंदर होने वाली ट्यूमर। जैसे दोस्तों ये आंत की गुहा है, आंत की गुहा के अंदर अगर कोई ट्यूमर बन गई तो वो ट्यूमर जैसे जैसे ग्रोथ करती जाएगी वैसे वैसे वो आंत की गुहा को जो है वो बंद करती जाएगी या ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगी। इस वजह से क्या होगा, जितना फिजिक इधर से जाना चाहिए उतना उधर नहीं जा पाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर प्रेशर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता और पेन होगा। तो ये भी किसको शो करता है दोस्तों, इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है दोस्तों। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है दोस्तों एक्स्ट्राल्यूमिनल ट्यूमर। इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, इसके अंदर जो ट्यूमर होगी वो कुछ इस प्रकार से बाहर की तरफ कोई ट्यूमर बन गई है और वो ट्यूमर जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। उस वजह से आंतों की जो ल्यूमन है उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है और प्रेशर पड़ता है तो ये जो नलकी है ये नलकी पिचक जाती है दोस्तों। और इस वजह से इस जो पर्टिकुलर पॉइंट पे पड़ने वाले प्रेशर के कारण भी क्या होता है,
पेन होता है और फिसीज आगे नहीं जा पाता, इसे भी बोलते हैं इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये तो दोस्तों अपन ने बात की इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की। इसका अनदर जो कारण होता है दोस्तों वो होता है पैरासाइटिक लोड। अब दोस्तों पैरासाइटिक लोड के अंदर क्या होता है दोस्तों, जो पैरासाइट्स होते हैं वो पैरासाइट्स आंत की गुहा के अंदर पाए जाने वाले पैरासाइट बहुत अधिक हो जाते हैं, जो कीड़े होते हैं वो बहुत अधिक हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, एक वर्म नेस्ट बनाते हैं। वो आपस में इस प्रकार से घुस जाते हैं कि एक जाड़ा बना देते हैं, जैसे मकड़ी जाड़ा बनाती है, कुछ इस प्रकार से वो एक दूसरे में फंस करके जाड़ा बनाते हैं। उस जाड़े को बोलते हैं दोस्तों वर्म नेस्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों, वर्म नेस्ट। नेस्ट मानी जाला या घोंसला। वर्म नेट भी बोलते हैं इसको, नेट मानी जाड़ा, या इसको बोलते हैं वर्म बोल, वर्म से बनने वाली बोल, वर्म बोल बोलते हैं दोस्तों इसको। मतलब इस प्रकार से गुथ गए वो आपस में कि एक गेंद का रूप उन्होंने ले लिया और वो गेंद जो है वो ओक्लूजन पैदा कर रही है, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर रही है। तो इसकी वजह से भी क्या होगा, इस जगह से आगे की तरफ जो है वो फिसीज या जो इंजेस्टा है वो आगे नहीं जा पाएगा, तो इस वजह से यहाँ पे पेन होगा और ऑब्स्ट्रक्शन कोज होगा दोस्तों। तो ये तो अपन ने बात की इनके कारणों की। अब दोस्तों वन बाय वन एक बार फिर से अपन एक ट्यूब के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो समझना दोस्तों, पहली बात की अपन ने दोस्तों टॉर्जन की। टॉर्जन का मतलब क्या है दोस्तों, जैसे ये एक नलकी है और ये इसकी सेंट्रल एक्सिस है, तो ये सेंट्रल एक्सिस से कैसे घूमेगी, ये इस प्रकार से घूम गई। तो जब ये यहाँ पे घूम रही है, देखो दोस्तों इस जगह पे क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन कोज हो रहा है, इसकी ल्यूमेन जो है वो सक्रिय हो गई है। कैसे घूमी है, ये अपनी अक्ष पर ही घूमी है, इस वजह से इस जगह पर जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है उसको बोलेंगे टॉर्जन दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं वल्वुलस की। अब वल्वुलस के अंदर क्या हुआ है, ये आंत का एक लूप है और इसके बीच के अंदर, इस लूप के बीच के अंदर एक पतली झिल्ली होती है दोस्तों, उसको बोलते हैं मेजेंट्री। तो आंत जो है वो अपनी मेजेंट्री के अगेंस्ट में घूम जाती है, देखो दोस्तों कुछ इस प्रकार से घूम जाती है और इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनती है। तो यहाँ पर इस जगह पर जो दोस्तों प्रेशर क्रिएट होता है और यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होने के कारण बंद लग जाता है दोस्तों, इसको बोलते हैं दोस्तों वल्वुलस। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों अपन स्ट्रैंगुलेशन की। स्ट्रैंगुलेशन के अंदर क्या होता है दोस्तों, आंत जो है, आंत का लूप जो है वो किसी एबनॉर्मल ओपनिंग या कैनाल के या नॉर्मल ओपनिंग या कैनाल के अंदर धंस जाता है। जैसे ये लूप है, ये किसी कैनाल के अंदर धंस गया इस प्रकार से। अब इस जगह पर इसका जो माउथ वाला पार्ट है, इसकी जो रिंग बन रही है, इस रिंग के अंदर क्या होगा, इस रिंग के अंदर प्रेशर क्रिएट होगा, उस वजह से ये यहाँ पर भिजती चली जाएगी, यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होगा, उस वजह से इधर से आने वाला फ्लो आगे इधर नहीं जा पाएगा। इस वजह से क्या होगा, जैसे दम घुट रहा है इसका, जैसे किसी का गला दबा दिया हो, कुछ इस प्रकार की स्थिति पैदा होती है स्ट्रैंगुलेशन के अंदर दोस्तों। तो इसलिए ये किसके अंदर देखने को मिलेगा दोस्तों, स्ट्रैंगुलेशन भी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का एक पार्ट है दोस्तों। अब दोस्तों इंटरसेप्शन या टेलीस्कोपिंग के अंदर क्या होगा दोस्तों, जैसे ये जो आंत की कंटिन्यूटी है, ये किसी कारण से इसी के अंदर ही धस जाए, तो उस वजह से क्या होगा दोस्तों, उस वजह से टेलीस्कोपिंग या इंटरसेप्शन होगा दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों इसके लक्षण क्या क्या होते हैं दोस्तों। तो लक्षणों की अगर अपन बात करें दोस्तों, तो सबसे पहला लक्षण, जब भी पेट के अंदर किसी प्रकार की रुकावट होती है तो उस दौरान क्या होता है, फिसीज और इंजेस्टा जो होता है, जो गैसेस जो बनती है पेट के अंदर, वो बाहर नहीं निकल पाती रेक्टम वाले मार्ग से। अब रेक्टम वाले मार्ग से बाहर नहीं निकल पाती, तो जिस जगह पर ऑब्स्ट्रक्शन होता है उस जगह पर उनका प्रेशर इतना अधिक होता है कि उस वजह से सीवियर पेन होता है। तो पहला कारण क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा। अब पेट दर्द के अंदर जो घोड़े होते हैं वो अपने पेट पे लात मारते हैं, वो उठते हैं, बैठते हैं और गुलाटियां मारते हैं जमीन पर। तो ये जो लक्षण होते हैं दोस्तों, ये किनके अंदर देखने को मिलते हैं, घोड़ों के अंदर। अब दोस्तों घोड़ों के अंदर तो कौन कौन से लक्षण देखने को मिलेंगे दोस्तों, पेट दर्द के अंदर घोड़ों के अंदर देखने को मिलेगा दोस्तों, वो जमीन पर लेटेगा, जमीन पर लेटना, गुलाटियां मारना, इसके अलावा दोस्तों पेट पर लात मारना, ये जो लक्षण होते हैं दोस्तों, ये देखने को मिलते हैं किनके अंदर, घोड़ों के अंदर।
अब ये लक्षण किनके अंदर देखने को मिलेंगे दोस्तों? घोड़ों के अंदर। इसके अलावा भैंसों के अंदर क्या देखने को मिलता है दोस्तों? भैंसों के अंदर जो है, भैंस जो होती है वो भारी होती है, या गाय जो भैंस होती है वो अपने पैर को टिल्ट करके अपने पेट तक नहीं ला सकती दोस्तों, इतना वजन होता है उनके अंदर, तो इसलिए वो अपने पेट पे लात नहीं मारती। इजंट इट? वो खड़ी हुई अवस्था में ही रहती है, क्योंकि जब वो बैठेंगी, गाय भैंसे क्या रहती है दोस्तों? खड़ी रहती है। गाय भैंसों की खासियत होती है कि वो क्या रहती है, जब पेट में दर्द होता है तो वो खड़ी रहती है। खड़ी क्यों रहती है दोस्तों? अगर वो बैठेंगी तो ग्राउंड पे बैठने के कारण उनके जो ऑर्गन्स है उनके ऊपर और प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो वो पेन जो है वो और सीवियर होगा। इस वजह से क्या होता है दोस्तों, भैंस और जो गाय होती है वो क्या रहती हैं? खड़ी रहती हैं दोस्तों, पेट दर्द के कारण। तो ये एक मेन लक्षण है दोस्तों। घोड़ा तो जमीन पर लेटेगा, गुलाटियां मारेगा, अपने पेट पे लात मारेगा, अपने पेट की तरफ ही देखता रहेगा। और घोड़ा क्या करेगा? अपने पेट की तरफ ही देखता रहता है, पेट की तरफ ही देखता रहता है दोस्तों। तो ये लक्षण तो घोड़ों में देखने को मिलेंगे। और भैंसों के अंदर क्या देखने को मिलेगा? गाय भैंसे खड़ी रहती हैं दोस्तों, तो ये लक्षण देखने को मिलता है। इसके अलावा क्या होगा दोस्तों? तो दूसरा लक्षण की अगर हम बात करें तो दोस्तों पूरे शरीर पर पसीना आता है, क्योंकि हीट जो है वो फिशिज के द्वारा बाहर निकलनी चाहिए थी, वो हीट निकल नहीं पा रही, तो शरीर की हीट इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि पूरे शरीर पर पसीना आता है। तो पूरे शरीर पर क्या देखने को मिलता है दोस्तों? पसीना देखने को मिलता है। दूसरा जो लक्षण है वो क्या है दोस्तों? पूरे शरीर पर पसीना आएगा, मोर स्वेटिंग, बहुत अधिक पसीना आएगा, स्वेटिंग है दोस्तों ये, बहुत अधिक पसीना आएगा। इसके अलावा क्या होगा दोस्तों? जब जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाती है और पल्स रेट बढ़ जाती है। तो नेक्स्ट लक्षण क्या देखने को मिलेगा दोस्तों? रेस्पिरेशन रेट और पल्स रेट जो है वो बढ़ जाएगी दोस्तों। इसके अलावा क्या देखने को मिलेगा दोस्तों? तो जो शरीर का तापमान जो है वो दोस्तों पहले तो बढ़ता है, लेकिन जब पसीना आता है उस दौरान शरीर की कूलिंग हो जाती है, और कूलिंग होने के कारण फिर तापमान गिरता है। तो ये चीज याद रखें, पहले हमेशा तापमान बढ़ेगा। जैसे दस्त लगने से पहले तापमान अधिक होता है, दस्त लगने के बाद तापमान कम हो जाता है। उसका रीजन क्या होता है? दस्त के साथ जो है वो हीट बाहर निकल जाती है, पानी के साथ हीट बाहर निकल जाती है। इसी प्रकार जब अपने गर्मी लगती है तो अपने पसीना आता है, पसीना आने के बाद क्या होता है? शरीर ठंडा हो जाता है, क्योंकि इवेपोरेशन होता है, जो हीट पसीने को वाष्पीकरण में बदलती है, तो वो गुप्त ऊष्मा जो है वो वाष्पीकरण में के अंदर खर्च हो जाती है। उस वजह से बॉडी जो है वो कूल होती है दोस्तों, जो पानी को उड़ाने के अंदर खर्च हो जाती है दोस्तों। नेक्स्ट जो इसके अंदर लक्षण मिलता है वो क्या मिलेगा दोस्तों? शरीर का तापमान पहले बढ़ेगा। शरीर का तापमान क्या होगा दोस्तों? पहले बढ़ेगा, लेकिन फिर पसीना आने के बाद कम हो जाएगा। तो ये एक लक्षण है, ये ध्यान रखें आप हमेशा। कैसा होगा? जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो जब या तो दस्त लगे, या फिर क्या हो, एक्सेसिव सलाइवेशन हो, या फिर बहुत ज्यादा पसीना आ जाए, या बहुत ज्यादा लार गिरे, तो उस दौरान क्या होता है? शरीर कूल होता है, ठंडा होता है। नेक्स्ट इसकी बात करें दोस्तों, नेक्स्ट इसका लक्षण क्या मिलेगा? घोड़ा जो है वो कुत्ते की तरह बैठेगा दोस्तों। अब घोड़ा जो है वो कैसे बैठेगा? कुत्ते की तरह बैठेगा। घोड़े के अंदर कैसा पोस्चर देखने को मिलेगा? डॉग सिटिंग पोस्चर, जैसे कुत्ता बैठता है वैसे देखने को मिलेगा। और यदि समय पर उपचार नहीं किया जाए तो पशु की मृत्यु हो सकती है, उनकी हीट इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी तो हीट टॉलरेट ही नहीं होगी, और पेन इतना ज्यादा होगा कि उस वजह से क्या हो सकता है? आंतें फट सकती हैं। आंतें जब फट जाएंगी तो उसके बाद क्या होगा? आंतों के अंदर इतने सारे बैक्टीरिया होते हैं दोस्तों, वो बैक्टीरिया जो है वो पेरिटोनियम के अंदर चले जाएंगे, पेरिटोनाइटिस करेंगे, और उस वजह से सेप्टिसेमिया होगा, जो टॉक्सिन्स हैं उसके वो पूरे शरीर में फैल जाएंगे और मौत हो जाती है दोस्तों। तो उसके बाद क्या होगा कि आंतें फट सकती हैं, आंत फटने के कारण सेप्टिसीमिया होता है, और सेप्टिसीमिया के कारण मौत हो जाती है। तो अगर टाइम पे इलाज नहीं किया जाए तो क्या हो जाती है? मौत हो जाती है दोस्तों। तो अगर टाइम पे इलाज नहीं किया जाए तो पशु की मौत हो जाती है। किसके कारण? सेप्टिसीमिया के कारण। तो किसके कारण मौत होती है दोस्तों? सेप्टिसीमिया के कारण क्या हो जाती है? पशु की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करेंगे दोस्तों, एक जो पॉइंट आया कि घोड़ा जो है वो कुत्ते की तरह बैठता है, डॉग सिटिंग पोस्चर देखने मिलता है। तो कैसा डॉग सिटिंग पोस्चर मिलता है वो अपन देखते हैं दोस्तों। तो जैसे कुत्ता कुछ इस प्रकार बैठा है, वो अपने आगे के पैर जो है वो एक्सटेंड करके रखता है, और पीछे वाले पैर को जो है वो फ्लेक्स करके रखता है। तो आगे के पैरों में क्या मिलेगा दोस्तों? एक्सटेंशन। और पीछे वाले जो पैर होते हैं उनमें क्या मिलेगा? फ्लेक्शन। और इस प्रकार वर्टिकल पोजीशन के अंदर कुत्ता बैठता है। तो ये जो पोस्चर अगर घोड़े के अंदर देखने को मिले दोस्तों, अगर घोड़ा कुछ कुत्ते की तरह इस प्रकार बैठा है कि उसके आगे वाले पैर जो हैं वो दोस्तों
फ्लेक्स और एक्सटेंड हो रखे हैं और पीछे वाले पैरों को इसने हल्का सा मोड़ रखा है। तो इस प्रकार से मोड़ा हुआ घोड़ा जो है वो इस स्थिति में अगर बैठा है तो वो क्या शो कर रहा है दोस्तों, वो पेट के अंदर पेन को शो करता है। और इसका मेनली ये देखने को मिलता है किसके अंदर, ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर। इसका मतलब ये शो कर रहा है कि पेट के अंदर कोई ना कोई गड़बड़ी है, इस अर्थात इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन को शो करता है। अगर घोड़े के अंदर कुत्ते की तरह बैठा हुआ घोड़ा अगर दिखता है तो वो ये इंडिकेट करता है कि क्या है, ये इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है दोस्तों। अब इसके डायग्नोसिस के पॉइंट की बात करें, किस किस आधार पर कर सकते हैं, इसका पता कैसे लगाएंगे। तो पहला तो है लक्षणों के आधार पर, जैसे पेट दर्द के लक्षण शो करेगा घोड़ा, या गोबर जो है वो कम कम आएगा, या फिर गोबर जो है वो बिल्कुल आना ही बंद हो जाएगा। तो यार इससे अपन को आइडिया लगता है कि ये पार्शियल है या कंप्लीट है दोस्तों। तो दोस्तों इसके अंदर पहली जो जांच करते हैं दोस्तों, वो जांच करते हैं फिकल एग्जामिनेशन की, गोबर की जांच करते हैं। किस केस में करते हैं, जब गोबर आ रहा होगा, यानी कि पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर क्या करते हैं, गोबर की जांच करते हैं। नेक्स्ट क्या करते हैं दोस्तों, इसके अंदर बेरियम मील पिलाया जाता है, बेरियम मील एक्सरे करते हैं। तो बेरियम मील जब अपन पिलाएंगे तो पशु जो होगा वो उसके अंदर क्या होगा दोस्तों, जहां जहां तक बेरियम मील जाएगा, आंत के अंदर जहां जहां तक बेरियम मिल जाएगा वहां वहां तक का जो एरिया है वो एक्सरे के अंदर बिल्कुल व्हाइट दिखेगा। और उसके आगे का जो एरिया है, जिस जगह से यहाँ पर ब्लॉकेज है, इसके आगे का जो एरिया, यहाँ बेरियम मिल गया ही नहीं है, तो ये कैसा दिखेगा दोस्तों, बिल्कुल ब्लैक दिखेगा। तो इससे आइडिया हो जाता है कि किस जगह पर आंत के अंदर रुकावट है दोस्तों। तो फिकल एग्जामिनेशन, अब फिकल एग्जामिनेशन की बात करते हैं। फिकल एग्जामिनेशन के अंदर अपन क्या करेंगे दोस्तों, अपन पैरासाइट्स के बारे में जांच करेंगे, क्योंकि अपन ने देखा था इसका एक कारण क्या हो सकता है दोस्तों, वर्म नेस्ट बनना, या पेट के अंदर जो कीड़े होते हैं वो ऐसे जाड़ा बना लेते हैं, उस जाड़े बनने के कारण ही फिशीज आगे नहीं खिसक पाता। तो अपन किसकी जांच करेंगे, पैरासाइट की। पैरासाइट्स के जो एग्स होंगे वो किस में आएंगे, फिशीज में आएंगे। और जब फिशीज के अंदर एग आएंगे तो फिर अपन उन एग्स को डिनोट करके के उन एग्स को पहचान कर करके ये पता लगा सकते हैं कि अंदर कौन सा किस प्रकार का पैरासाइट्स बैठा है। इजंट इट दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इसके ट्रीटमेंट की। तो इसका जो ट्रीटमेंट है दोस्तों, इसका पहला ट्रीटमेंट, अगर पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है, अगर पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है तो अपन उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, तो अपन दे सकते हैं दोस्तों इसके अंदर फ्लूइड थेरेपी दे सकते हैं। फ्लूइड थेरेपी से क्या होगा, जो भोजन है हो सकता है वो बहुत ज्यादा हार्ड हो गया हो, हार्ड हो जाने के कारण क्या होता है दोस्तों, वो आगे मूव नहीं कर पाता, तो अपन फ्लूइड थेरेपी देंगे। गैस्ट्रोएंटराइटिस की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है दोस्तों, फ्लूइड थेरेपी है। फ्लूइड थेरेपी के अंदर अपन क्या देंगे दोस्तों, डीएनएस और आरएल देंगे दोस्तों। आईवी जो है इंट्रावीनस रूट से अपन डीएनएस और आरएल देंगे दोस्तों। डीएनएस और आरएल देने के कारण वो भोजन जो होता है वो थोड़ा मुलायम हो जाएगा और वो आगे खिसक जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे दोस्तों, लेप्रोटोमी करेंगे। लेप्रोटोमी के द्वारा क्या होगा दोस्तों, अपन इसको जैसे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर अपने को पता चल गया कि इस छोटी आंत में या बड़ी आंत में कहां पर रुकावट है, तो छोटी आंत में अगर अपने को रुकावट है तो अपन लेप्रोटोमी करेंगे दोस्तों। लेप्रोटोमी के द्वारा जिस साइड पे अपन इंसिजन देंगे, इंसिजन देके 1 बाय 1 स्किन को, फेसिया को, मसल्स को सेपरेट करेंगे दोस्तों। उसके बाद पेरिटोनियम आएगी, पेरिटोनियम को सेपरेट करेंगे। उसके बाद जो क्या है, पेराइटल पेरिटोनियम, विसरल पेरिटोनियम, और उसके बाद ऑर्गन्स आ जाएंगे। तो अपन आंत के उस लोब को वहां से निकालेंगे। नेक्स्ट अपन देख रहे थे दोस्तों लेप्रोटोमी। तो लेप्रोटोमी के अंदर क्या करेंगे दोस्तों, अपन लेप्रोटोमी के अंदर अपन क्या करेंगे, एब्डोमेन के अंदर एक वर्टिकल इंसिजन देंगे। डिपेंड ऑन किस साइड पे के ऊपर उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है, वो जो अपन को बेरियम मील के द्वारा आइडिया लगेगा, उसी के अकॉर्डिंग अपन इंसिजन देंगे। इंसिजन के द्वारा अपन 1 बाय 1 जो हर लेयर होती है, जैसे सबसे पहले स्किन को सेपरेट करेंगे इंसिजन देके, उसके बाद स्किन के नीचे फेसिया आएगी, फेसिया को सेपरेट करेंगे, फिर मसल्स आ जाएंगी, मसल्स को सेपरेट करेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगी, पेरिटोनियम आएगी, पेराइटल पेरिटोनियम और विसरल पेरिटोनियम, उनको ऊपर कट करेंगे, फिर ऑर्गन्स आ जाएंगे। जैसे अपन उस आंत के लूप को बाहर निकालेंगे, आंत के लूप को अपन ने बाहर निकाला और अपन ने देखा कि भाई इस जगह पर क्या है, आंत, ये आंत है, यहाँ पर इस जगह पर प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, आगे जो है वो आंत के अंदर कुछ भी नहीं है। तो अपन उस हिस्से को वापस घुमा करके सही कर देंगे दोस्तों, और वापस उसको फिट कर करके 1 बाय 1 एक एक लेयर को सुचर करते हुए लेके आएंगे और उसको बंद कर देंगे दोस्तों। तो ये तो होता है दोस्तों
किसके अंदर, अगर टोर्जन या वल्वुलस है। अगर इंटरसेप्शन है, अगर आंत आंत में ही धसी हुई है दोस्तों, कुछ इस प्रकार का केस है, आंत जो वो आंत के अंदर ही धसी हुई है दोस्तों, तो अपन इस हिस्से को इंटेस्टाइनल क्लैंप्स लगा करके इस हिस्से को काट देते हैं और उसके बाद इंटेस्टाइनल अनास्टोमोसिस कर देते हैं। बाकी के जो एंड्स होते हैं उनको वापस से जोड़ कर करके और सुचर लगा देते हैं दोस्तों। और इसके अंदर लॉक सुचर, क्लॉक सुचर लगते हैं, जैसे 6 और 12, 3 और 9, इस प्रकार एक दूसरे के अपोजिशन में सुचर लगाए जाते हैं दोस्तों, और उससे इसको बंद कर दिया जाता है। फिर जो ट्यूब का जो हिस्सा कटा है उसको तो सेपरेट कर दिया, बाकी के हिस्से को वापस सुचरिंग से जोड़ दिया जाता है, उसके बोलते हैं दोस्तों इंटेस्टाइनल अनास्टोमोसिस। अब दोस्तों उसके बाद क्या करते हैं, 1 बाय 1 हर लेयर को सुचर करते हुए लेके आते हैं और उसको कम से कम 3-4 दिन तक कुछ भी नहीं खिलाते हैं, क्योंकि अपन ने उस हाथ को अगर काटा है तो, और अगर नहीं काटा है तो अपन खिला सकते हैं। Isn't it? नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, ये तो अपनी बात हुई दोस्तों किसकी, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की। अब अपन बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है दोस्तों पेरिटोनाइटिस। क्या है दोस्तों, पेरिटोनाइटिस। अब पेरिटोनियम क्या होती है दोस्तों, जितने भी अपने बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो सारे ऑर्गन जो है वो एक पानी के थैले के अंदर फ्लोट कर रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, उस वो जो झिल्ली है जिसके अंदर सारे ऑर्गन्स जो हैं वो फ्लोट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों पेरिटोनियम। अब दोस्तों पेरिटोनियम जो होती है वो 2 प्रकार की होती है दोस्तों। जैसे 2 झिल्लियां हैं दोस्तों, ये बाहर की झिल्ली, ये आंतरिक झिल्ली, ये गुब्बारा, इस गुब्बारे के अंदर सारे ऑर्गन्स पड़े हैं, isn't it? और इनके बीच में पानी भरा हुआ है या फ्लूइड भरा हुआ है। तो बाहर की जो ये जो लेयर है इसको बोलते हैं दोस्तों पेराइटल पेरिटोनियम। क्या बोलते हैं दोस्तों, पेराइटल पेरिटोनियम बोलते हैं दोस्तों। और जो अंदर वाली जो लेयर है इसको बोलते हैं दोस्तों विसरल पेरिटोनियम। क्या बोलते हैं दोस्तों, विसरल पेरिटोनियम बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों पेराइटल पेरिटोनियम और विसरल पेरिटोनियम, इन पेरिटोनियम के बीच में जो फ्लूइड भरा रहता है उसको बोलते हैं दोस्तों पेरिटोनियल फ्लूइड। तो अब दोस्तों पेरिटोनियल फ्लूइड का आयतन बढ़ जाए वो भी इंडिकेट करता है पेरिटोनाइटिस को, या फिर दोस्तों अब कोई किसी प्रकार की क्षति हुई हो जिस वजह से कोई नुकीली चीज जो है वो पेराइटल पेरिटोनियम को क्रॉस करके विसरल पेरिटोनियम तक आ गई हो, तो उसके साथ साथ में जो कंटामिनेशन है, बैक्टीरिया वगैरह जो गंदगी है वो आने के कारण इस जगह पर वो बैक्टीरिया आ जाते हैं, और फिर इस फ्लूइड के अंदर तो क्या है, एनर्जिक सब्सटेंस है, एनर्जिक सब्सटेंस के कारण वो क्या ग्रोथ करते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 होते हैं, और वो टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं और इस पेरिटोनियम के अंदर छेड़छाड़ करते हैं। छेड़छाड़ करने के कारण हिस्टामिन रिलीज होता है और इन्फ्लेमेशन ट्रिगर हो जाता है। उस वजह से क्या होता है दोस्तों, तो ये पेरिटोनियम जो है उसकी स्वेलिंग होनी शुरू हो जाती है और उसे बोलते हैं दोस्तों पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनियम की जो सूजन है उसी को क्या बोला जाता है, पेरिटोनाइटिस बोला जाता है दोस्तों। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों, किसको बोला जाता है पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनियम की सूजन को क्या बोला जाता है दोस्तों, पेरिटोनाइटिस बोला जाता है दोस्तों। अब इस नेक्स्ट इसके प्रकार की बात करें दोस्तों, तो पेरिटोनाइटिस को अलग अलग डिवाइड किया गया। पहली बात करते हैं दोस्तों, पहला इसका जो क्लासिफिकेशन है वो है दोस्तों लोकल पेरिटोनाइटिस और जनरलाइज्ड पेरिटोनाइटिस। तो लोकलाइज्ड का मतलब क्या है, किसी पर्टिकुलर जगह पर ही पेरिटोनियम के अंदर सूजन है और पूरी पेरिटोनियम एकदम सही है, बस कुछ हिस्सा जो है उसके अंदर ही सूजन है, तो उसको क्या बोल देंगे दोस्तों, लोकल। लोकल का मतलब स्थानीय। तो पहला तो क्या हो गया दोस्तों, लोकल पेरिटोनाइटिस। अगर पूरी पेरिटोनियम के अंदर सूजन आ जाता है तो उसे बोलते हैं दोस्तों जनरलाइज्ड। अब जनरलाइज्ड हो गया, इसका मतलब जनरल, पूरा जो है पूरी पूरी पेरिटोनियम के अंदर ही सूजन आ गया दोस्तों। तो पहला जो क्लासिफिकेशन है वो दोस्तों इसका है। अगर लोकल, लोकल कब बोलेंगे दोस्तों, जब पेरिटोनियम के किसी विशेष भाग में ही सूजन हो तो उसे बोल देंगे लोकल। और दूसरा जनरल कब बोलेंगे, जनरल तब बोलेंगे जब पूरी पेरिटोनियम का ही सूजन हो दोस्तों, तो उसको बोलेंगे जनरल पेरिटोनाइटिस। नेक्स्ट तो इसका क्लासिफिकेशन है दोस्तों वो है एक्यूट और क्रोनिक। क्या है दोस्तों, एक्यूट और क्रोनिक। अब एक्यूट और क्रोनिक का बोलेंगे, जब अचानक से पेरिटोनियम का इन्फ्लेमेशन हुआ है या 1 दिन से लेकर 2 दिन ही हुए हैं तो उसको एक्यूट बोलेंगे। और क्रोनिक का बोलेंगे जब महीनों का केस हो गया, अर्थात 1 महीना या 1 महीने से ज्यादा टाइम हो गया, धीरे धीरे जो लोकल पेरिटोनाइटिस है वो जनरलाइज्ड में बदल गया। अब एक्यूट के अंदर क्रोनिक, एक्यूट केस जो है वो किस में बदल गया, क्रोनिक में बदल गया, मतलब समय बहुत
अधिक हो गया तो उसको बोलेंगे क्रोनिक पेरिटोनाइटिस। तो सेकंड जो इसका है दोस्तों वो क्या है, एक्यूट और क्रोनिक पेरिटोनाइटिस। एक्यूट कब बोलेंगे, जब अचानक से इंफ्लेमेशन हो, और क्रोनिक कब बोलेंगे, जब लंबे समय से ये प्रॉब्लम चल रही हो, अर्थात एक्यूट जो है वो क्रोनिक में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों। इसी प्रकार लोकल जो है वो जनरलाइज्ड में कन्वर्ट हो जाता है अगर टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं दिया जाए। नेक्स्ट दोस्तों इसके कारणों की अगर अपन बात करें तो इसका दोस्तों पहला जो कारण है वो क्या है, आहार नाल में कहीं छेद हो जाए। जैसे दोस्तों जब अपन फेसियोलोसिस के अंदर पढ़ते हैं तो फेसियोलोसिस के अंदर अपन देखते हैं कि फेसियोला का जो मिरासीडियम होता है दोस्तों, वो मिरासीडियम क्या करता है, आंत में छेद करके और लीवर की तरफ माइग्रेट करता है। तो आंत के अंदर वो छेद करके चला जाता है। अब इस वजह से प्रॉब्लम हुई है। अब इस वजह से क्या हुआ, आंत के जो यहाँ पर गंदगी पड़ी है, ये गंदगी इस छेद के द्वारा कहाँ जाती है, पेरिटोनियम में आ जाती है। और फिर वो गंदगी पेरिटोनियम में आकर के क्या करती है, वो सूजन करती है, वो टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। बैक्टीरिया 1 से 2 से 4 होते हैं। तो इस वजह से हो सकता है। तो पहला इसका जो रीजन है वो क्या है, आहार नाल में कहीं कोई छेद हो जाए। तो छेद हो जाएगा तो इंजेस्टा जो है उसके साथ में बैक्टीरिया जो है वो पेरिटोनियम में आ जाएंगे दोस्तों। तो इसका जो पहला जो है वो क्या है दोस्तों, आंत के अंदर छेद हो जाता है। दूसरा ट्रोमेटिक रेटिकुलाइटिस। केटल और बफेलो के अंदर क्या होता है, पशु जो खाता है तो पशु जो है उसकी हैबिट होती है कि वो सारा का सारा पहले अपने पेट में डालता है और उसके बाद वो खाली टाइम में बैठ के उसको उकाड़ता है, यानी कि रिगर्जिटेशन करता है दोस्तों। तो पहले वो इस चीज, कोई निडल कोई ऐसी चीज या लोहे की चीज आ जाती है दोस्तों साथ में चारे के, वो पेट में चली जाती है, रोमन में जाती है, रोमन से रेटिकुलम में चली जाती है, रेटिकुलम के अंदर वो फंस जाती है। फंसने के कारण से क्या होता है, रेटिकुलम में छेद हो जाता है। और जब रेटिकुलम में छेद हो जाता है तो जो रेटिकुलम के जो बैक्टीरिया हैं वो कहाँ चले जाते हैं, पेरिटोनियम में चले जाते हैं, और वो क्या कर देते हैं, पेरिटोनाइटिस कर देते हैं। दूसरा केस है इसका ट्रोमेटिक रेटिकुलाइटिस। ट्रोमेटिक रेटिकुलाइटिस को ही बोलते हैं दोस्तों फॉरेन बॉडी सिंड्रोम। क्या बोलते हैं दोस्तों, फॉरेन बॉडी सिंड्रोम बोलते हैं दोस्तों। तो इसके अंदर भी क्या होता है, कोई नुकीली चीज अगर पशु खा जाए तो वो नुकीली चीज जो है वो रेटिकुलम के अंदर धस जाती है, छेद कर देती है। उस छेद के द्वारा जो है रेटिकुलम के अंदर जो बैक्टीरिया पड़े होते हैं, डिफरेंट काइंड के बैक्टीरिया होते हैं दोस्तों पेट के अंदर, वो बैक्टीरिया पेरिटोनियम के अंदर चले जाते हैं उस छेद से होकर के। नेक्स्ट अपन बात करें दोस्तों, इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, यूरिनरी ब्लैडर फट जाए। अब यूरिनरी ब्लैडर भी एब्डोमिनल कैविटी में ही है दोस्तों। अब अगर मान लो मूत्र मार्ग के अंदर किसी प्रकार की पथरी है, उस वजह से मूत्र जो है वो बाहर नहीं जा पा रहा, इस वजह से मूत्राशय जो है वो फैलता जाता है, लेकिन एक एक्सट्रीम लिमिट तक ही वो फैल सकता है। उसके बाद क्या होगा, वो फट जाएगा। फटने के कारण जो पेशाब जो है वो किस में चला जाएगा, पेरिटोनियम में चला जाएगा। क्योंकि अपन ने देखा जितने भी ऑर्गन्स हैं वो कहाँ फ्लोट कर रहे हैं, पेरिटोनियम में फ्लोट कर रहे हैं। तो दोस्तों वो पेरिटोनियम में जाने के कारण क्या करेगा, वो पेरिटोनाइटिस करेगा। जो गंदगी होगी वो गंदगी पेरिटोनाइटिस करेगी दोस्तों। तो इसका नेक्स्ट जो कारण है वो क्या है दोस्तों, कि यूरिनरी ब्लैडर जो है वो फट जाए। इसका नेक्स्ट कारण क्या है दोस्तों, यूरिनरी ब्लैडर फट जाए। या दोस्तों जब बच्चा पैदा हो रहा होता है उस दौरान, प्रसव के दौरान ज्यादा खींचातानी करने की वजह से जो यूट्रस है बच्चेदानी फट जाए या वेजाइना फट जाए, या फिर बच्चे का जो पैर है वो रेक्टम पे जाके लग जाए और रेक्टम फट जाए, तो उस दौरान कंटामिनेशन जो है वो आ जाता है पेरिटोनियम के अंदर। तो उस वजह से भी क्या हो जाता है, पेरिटोनाइटिस हो जाता है। या तो यूट्रस या वेजाइना फट जाए या मलाशय फट जाए। खींचातानी करने के दौरान क्या होता है, ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है दोस्तों। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, नेक्स्ट इसके अंदर क्या मिलेगा दोस्तों, रेक्टल पाल्पेशन के दौरान, रेक्टल पाल्पेशन के दौरान जब हम जांच करते हैं दोस्तों, और अगर अपने नाखून वगैरह नहीं कटे हुए होते हैं तो उस दौरान क्या होता है, रेक्टल टीयर होता है। जो नाखून जो होते हैं वो उनकी वजह से रेक्टम डैमेज हो जाता है और रेक्टम में छेद हो जाता है। रेक्टम में छेद हो जाता है तो रेक्टम के अंदर जो दोस्तों गोबर रहता है, गोबर के अंदर बैक्टीरिया रहते हैं, वो बैक्टीरिया कहाँ चले जाते हैं, पेरिटोनियम में चले जाते हैं और वो पेरिटोनाइटिस करते हैं दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों जब हम ट्रोकार कैनुला लगाते हैं, किसके अंदर, आपरे के अंदर, आपरे का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं अपन, अपन ट्रोकार कैनुला रोमन के अंदर रोमन पंक्चर करते हैं ट्रोकार कैनुला से। तो उस दौरान क्या होता है, जब ट्रोकार कैनुला रोमन के अंदर चली जाती है उस दौरान तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब वापस निकालते टाइम क्या होता है, रोमन के कंटेंट जो होते हैं उस ट्रोकार कैनुला के लग करके आ जाते हैं और वो किस में फंस जाते हैं, पेरिटोनियम में। और फिर उस दौरान जो छेद हुआ है रोमन के अंदर, वो उससे इन्फेक्शन कहाँ आ जाता है, पेरिटोनियम में आ जाता है और पेरिटोनाइटिस होने की संभावनाएं बढ़ जाती है दोस्तों। या फिर अपन जब स्टरलाइज निडल
यूज नहीं करते रोमन पंक्चर करते टाइम, ऐसी नीडल यूज कर लेते हैं जो पहले से यूज की हुई होती है तो उसको कंटामिनेटेड होती है, उससे अगर अपन रेक्टम को पंक्चर करते हैं तो उस दौरान भी इन्फेक्शन जो है वो किस में चला जाता है, पेरिटोनियम में चला जाता है दोस्तों। या फिर क्या हो सकता है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया फेसियोलोसिस के कारण, फेसियोला क्या है, एक एंडोपेरासाइट है, तो एंडोपेरासाइट जो होते हैं उनकी वजह से भी वो भी क्या करते हैं, आंतों में छेद करते हैं दोस्तों, और एंडोपेरासाइट का इन्फेक्शन होता है तो उस दौरान आंतों में छेद होता है, उस दौरान भी क्या हो सकता है, पेरिटोनाइटिस हो सकता है दोस्तों। तो नेक्स्ट इसका जो कारण है वो क्या है दोस्तों, एंडोपेरासाइटिक इन्फेक्शन हो जाए, उस वजह से भी क्या हो सकता है, आंत के जो बैक्टीरिया होते हैं वो पेरिटोनियल कैविटी में चले जाते हैं और वो क्या करते हैं, पेरिटोनाइटिस करते हैं दोस्तों। या फिर इंट्रापेरिटोनियल इंजेक्शन देते टाइम, जस्ट सपोज करो कुत्ते बिल्लियों में क्या होता है, वेन्स जो होती हैं वो बहुत ही पतली होती हैं दोस्तों, अब इस वजह से वेन्स राइज नहीं होती तो अपने को आईवी अगर लगानी है तो उस दौरान अपने को मजबूरन कहाँ लगानी पड़ती है, पेरिटोनियम में लगानी पड़ती है। अब पेरिटोनियम में जब लगाते हैं तो उस दौरान क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है और इन्फेक्शन होने के कारण पेरिटोनाइटिस हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करें दोस्तों इसके लक्षणों की, तो इसके जो लक्षण है वो उसके अंदर क्या होगा दोस्तों, जब भी पेरिटोनाइटिस होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो साथ साथ में क्या होगा, रेस्पिरेशन इंक्रीज होगा दोस्तों। इसके अलावा क्या होगा, पेरिटोनियम के अंदर इन्फेक्शन है, इसका मतलब पेट के अंदर ही तो इन्फेक्शन है, तो उस दौरान क्या हुआ, के अंदर दर्द से होगा दोस्तों, क्या होगा, पेट के अंदर दर्द से होगा। तो क्या होगा, सबसे पहले टेम्परेचर इंक्रीज होगा और रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज होगी दोस्तों। इसके अलावा क्या होगा, पेट के अंदर दर्द होगा दोस्तों। नेक्स्ट जो है दोस्तों, पेट दर्द जो है वो कम भी हो सकता है और अधिक भी हो सकता है दोस्तों। अगर मान लो लोकल पेरिटोनाइटिस है तो किसी पर्टिकुलर जगह पे पेरिटोनाइटिस है तो उस दौरान क्या होगा, पेन जो होगा वो उसी पर्टिकुलर एरिया में होगा, इस वजह से क्या होगा, हल्का पेट दर्द होगा। और अगर जनरलाइज्ड है तो पेट दर्द की मात्रा बढ़ जाएगी या पेट दर्द जो है मोर सीवियर होगा। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, पशु जो है वो घर घर की आवाज करता है और दर्द भरी आवाज करता है क्योंकि उसके पेट में दर्द हो रहा होता है। या ग्राइंडिंग ऑफ टीथ, जब भी कोई चोट लगती है तो अपन जाड़ बीछ लेते हैं, तो अपन क्या करते हैं, ग्राइंडिंग ऑफ टीथ मतलब दांतों को किरकिराते हैं। तो ऐसा ही पशु भी करता है, जब पशु के जब बहुत ज्यादा दर्द होता है तो वो भी क्या करता है, घर घर की आवाज करता है। तो नेक्स्ट क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, देखो पेट के अंदर हल्का पेट दर्द हो सकता है, कब, जब लोकल पेरिटोनाइटिस हो, लोकल पेरिटोनाइटिस होगा तो हल्का पेट दर्द होगा, और अधिक पेट दर्द कब होगा, जब जनरलाइज्ड हो जाए, वो पूरी पेरिटोनियम में ही फैल जाए। अगर जनरलाइज्ड है तो फिर पेन जो है, दर्द की जो है वो इंटेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट क्या होगा, पशु घर घर की आवाज करेगा या दर्द भरी आवाज निकालेगा या दांत पीसेगा या क्या करेगा, ग्राइंडिंग ऑफ टीथ करेगा दोस्तों, वो अपने दांत पीसेगा, ग्राइंडिंग ऑफ टीथ। ये क्या इंडिकेट करता है, पेट दर्द को ही इंडिकेट करता है। ये किसको इंडिकेट करता है दोस्तों, पेट दर्द को इंडिकेट करता है। दांत पीसना या गर गर की आवाज करना, दर्द भरी आवाज निकालना, ये इंडिकेट करता है किसको, पेट दर्द को दोस्तों। नेक्स्ट क्या होगा दोस्तों, जब अपन इसके द्वारा क्या होगा दोस्तों, पेट दर्द के सिम्टम्स आएंगे, जैसे घोड़ा जो अपने पेट पे लात मारेगा या जमीन पर लेटेगा, ऐसे लक्षण देखने को मिलेंगे दोस्तों। इसके अलावा एब्डोमिनल पाल्पेशन करने पर और घोड़े और कुत्तों को जब अपन पेट दबा के देखेंगे दोस्तों, तो जब अपन पेट दबाएंगे तो जिस जगह पे पेरिटोनाइटिस होगा उस जगह पे पेन शो होगा, तो पशु जो है झटके से अपने शरीर को दूर करेगा या वो पैर मारेगा। पैर मारने का मतलब क्या है, उसको पेन हुआ है, वो कह रहा है यहाँ मत दबाओ। इसका मतलब क्या है, जब अपन एब्डोमिनल पाल्पेशन करते हैं दोस्तों तो उस दौरान घोड़े और कुत्तों के अंदर एब्डोमिनल पाल्पेशन करना इजी होता है क्योंकि उनकी चमड़ी जो है वो पतली होती है, इस वजह से अपन हाथ से दबा करके देख सकते हैं। जैसे अपन पर्टिकुलर एरिया पे दबा करके देखेंगे तो वैसे ही पशु जो है वो अपना पंजा मारेगा, जैसे कुत्ता होता है वो अपना पंजा मारता है, और पंजा मारने के कारण वो अपने को ये कह रहा होता है कि मेरे को यहाँ पे मत दबाओ, यहाँ पे मेरे को पेन हो रहा है, तो वो क्या इंडिकेट करता है, लोकल पेरिटोनाइटिस को इंडिकेट करता है। ठीक है, लेकिन और गाय और भैंसों की चमड़ी मोटी होती है, इस वजह से अपन दबा अच्छे से पालपेट नहीं कर पाते दोस्तों, रोज वो पेन शो नहीं करते दोस्तों। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, पशु जो है दोस्तों वो पीछे से देखने पर पशु का जो पेट है वो दोस्तों एप्पल के जैसा लगता है,
कैसा लगता है? एप्पल के जैसा। जैसे ये पशु अपन पीछे से देख रहे हैं तो पशु का जो पेट है वो कुछ इस प्रकार का दिखेगा, जैसे एक एप्पल होती है दोस्तों। तो अपन देखेंगे कि जो कमर वाला हिस्सा है, कमर वाला जो हिस्सा है उस जगह से तो पशु कैसा दिखेगा? पतला। और जो पेरिटोनियम वाला हिस्सा जो है उसमें अंदर ऐसा लगेगा कोई फ्लूइड भरा हुआ है, इसलिए से ये जो एरिया होगा ये एकदम ऐसे लार्ज हुआ दिखेगा। तो पीछे से देखने पर पशु का बॉडी कैसी दिखेगी? एप्पल जैसी या सेब के जैसी दिखेगी। तो ये भी इंडिकेट करता है किसको? पेरिटोनाइटिस को। अब गाय और भैंसों में अधिक समय तक खड़े रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, गाय और भैंसें जो क्या होती हैं वो खड़ी रहती हैं, वो बैठती नहीं है। क्यों नहीं बैठती? क्यों? जैसे ही वो बैठेंगी वैसे ही क्या होगा, यहाँ से प्रेशर इधर जाएगा और वो ऑर्गन्स पे प्रेशर पड़ेगा, पेरिटोनियम पे प्रेशर पड़ेगा। पेरिटोनियम पे प्रेशर पड़ने के कारण क्या होगा? दर्द और ज्यादा बढ़ जाएगा दोस्तों। इस वजह से गाय और भैंस जो होती हैं, जो भारी पशु होते हैं, वो खड़े ही रहते हैं। इसी पर उसका उल्टा किसके अंदर होता है दोस्तों? घोड़ा। घोड़ा जो है वो अधिक समय तक बैठा ही रहेगा। तो बैठने का तरीका जैसे कि मैंने आपको बताया, जब घोड़े के पेट में दर्द होता है तो घोड़ा डॉग की तरह बैठता है। कैसे बैठता है? डॉग सिटिंग पोस्चर देखने को मिलेगा इसके अंदर भी। घोड़ा अधिक समय तक बैठा रहता है या लेटा रहता है। जब भी घोड़े के अंदर पेट दर्द होता है तो घोड़ा लेटता है, गुलाटियां मारता है या कुत्ते की तरह बैठ जाता है। ये लक्षण किसके अंदर देखने को मिलेंगे? घोड़े के अंदर देखने को मिलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इसके ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट के अंदर अपन क्या देंगे दोस्तों? पेट का दर्द हो रहा है तो अपन क्या देंगे? एनाल्जेसिक ऐसी दवाइयां देंगे, दर्द निवारक दवाइयां देंगे, जैसे एनाल्जेसिक ड्रग्स। एनाल्जेसिक ड्रग या दर्द निवारक दवाइयां देंगे, दर्द निवारक दवा देंगे। दर्द निवारक दवा जैसे मेलोक्सिकैम, या अपन क्या यूज कर सकते हैं? डोल्फिनेमिक एसिड भी यूज कर सकते हैं, जो नसेड्स होते हैं वो यूज करते हैं, या स्पाज्मोवेट भी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं दोस्तों? स्पाज्मोवेट भी दे सकते हैं अगर पेट दर्द हो रहा है तो। इंजेक्शन स्पाज्मोवेट भी दे सकते हैं, या अपन मेलोक्सिकैम या टोल्फिनेमिक एसिड वो यूज कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा अपन क्या दे सकते हैं दोस्तों? अब अपने को पता है कि पेरिटोनियम के अंदर क्या हो गया है? इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन हो गया तो इसका अंदर बैक्टीरिया चले गए हैं। बैक्टीरिया चले गए हैं तो इसका मतलब बैक्टीरिया हो रखा है। तो अपन क्या देंगे? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देंगे। क्या देंगे दोस्तों? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देंगे। जैसे इंजेक्शन ओटीसी लगाएंगे। ओटीसी की डोज रेट क्या होती है दोस्तों? 0.5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट आईएम लगाएंगे। या इंजेक्शन डीसीआर देंगे दोस्तों। 2.5 ग्राम का इंजेक्शन आता है दोस्तों। कितना आता है? 2.5 ग्राम। इसमें थोड़ा मिस्टेक होगी। 2.5 ग्राम का इंजेक्शन आता है दोस्तों, वो लगाएंगे। वो आईएम आईवी दे सकते हैं या इंट्रापेरिटोनियल दे सकते हैं। तो अपने को किस रूट से देना चाहिए दोस्तों? इंट्रापेरिटोनियम, क्योंकि जहां इंफेक्शन है उसको वहीं मार दो। तो पेरिटोनियम के अंदर इंफेक्शन है तो अपन क्या देंगे दोस्तों? इंट्रापेरिटोनियल इंजेक्शन देंगे एंटीबायोटिक का। इसके अलावा क्या देंगे दोस्तों? अपन एंटी हिस्टामिनिक और एंटी एलर्जिक देंगे। एंटी हिस्टामिनिक और एंटी एलर्जिक देंगे, जैसे सीपीएम और एविल देंगे। क्योंकि जब भी इन्फ्लामेशन होता है तो अपने को प्रोस्टाग्लैंडिन और हिस्टामिन को ब्लॉक करना होता है। तो अपन हिस्टामिन को ब्लॉक जो करती हैं वो होती हैं दोस्तों एंटी हिस्टामिनिक, और प्रोस्टाग्लैंडिन को ब्लॉक करती हैं वो दोस्तों होती हैं क्या? नसेड। तो जो नसेड होते हैं जैसे मेलोक्सिकैम, तो इसने क्या किया? दर्द, बुखार और सूजन तीनों को कम कर दिया। तो ये किस क्या काम करेगी दोस्तों? दर्द में भी काम आएगी, बुखार में भी काम आएगी, और बुखार, दर्द, बुखार और सूजन, ये तीनों चीजें तो मेलोक्सिकैम संभाल लेगी। तीनों चीजें कौन संभाल लेगी दोस्तों? मेलोक्सिकैम संभाल लेगी। इसके अलावा जो हिस्टामिन है, हिस्टामिन को कौन संभाल लेंगे दोस्तों? एंटी हिस्टामिनिक संभाल लेंगे, जैसे मेलोनेक्स। कौन संभाल लेंगे दोस्तों? एविल या सीपीएम। ये क्या होती है? हिस्टामिन को ब्लॉक करती हैं। किसको ब्लॉक करती हैं? हिस्टामिन को। तो ये देंगे, जिसकी वजह से सूजन कम हो जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट इसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं दोस्तों? इसके अलावा अपन दे सकते हैं दोस्तों फ्लूइड थेरेपी। क्या दे सकते हैं दोस्तों? फ्लूइड थेरेपी। क्योंकि जब भी पेरिटोनियम के अंदर इंफेक्शन है तो अपन पेरिटोनियल फ्लूइड को निकालेंगे, पिंचर कर करके पेरिटोनियल फ्लूइड को निकालेंगे। अपन चेक करना चाहते हैं कि क्या हो रखा है। इसके लिए अपन क्या करते हैं दोस्तों? डायग्नोसिस के अंदर क्या क्या यूज करेंगे? डायग्नोसिस की बात बताता हूँ दोस्तों। जैसे मान लो यूरिनरी ब्लैडर फट गया। यूरिनरी ब्लैडर फट गया तो अपन जब इसको परकशन करेंगे दोस्तों, एक हाथ से जब मार के देखेंगे पेट पे, तो पेट के अंदर लहरें उठेंगी। वाटर थ्रिल्स, जैसे पानी के अंदर, समुद्र के अंदर लहरें उठती हैं, ऐसे ही पेट के अंदर लहरें उठेंगी। ये इंडिकेट कर रहा है कि पेट के अंदर पानी की मात्रा बहुत अधिक बढ़ गई है। इस वजह से जब अपन उसको कोई झटका दे रहे हैं बाहर से तो वो
उसके अंदर पेट के अंदर लहरें सी उठती हुई नजर आएंगे, पेट यूं हिलेगा, एक बार इधर जाएगा एक बार इधर जाएगा, इजंट इट। दूसरा अपन जब पंक्चर करके देखेंगे तो अगर बिल्कुल पानी जैसा फ्लूइड आ रहा है इसका मतलब तो कोई इन्फेक्शन, पेरिटोनियम फ्लूइड के अंदर कोई चेंज नहीं है। लेकिन अगर मान लो पीला 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 फ्लूइड आ रहा है और जैसे पेशाब जैसी गंध आ रही है, अपन ने पंक्चर करके जब देखा पेरिटोनियम को, तो इसका मतलब इंडिकेट कर रहा है कि पेशाब की थैली फट गई है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है दोस्तों, पेशाब की थैली फट गई, इसीलिए पेशाब जैसी गंध आ रही है और बिल्कुल पीला पीला फ्लूइड आ रहा है, तो वो इंडिकेट करेगा पेशाब की थैली फट गई है। या फिर एकदम ऐसे टर्बिड, जैसे पानी के अंदर 2-4 बूंद दही की डाल दी और उसको घोल दिया हो, तो ऐसे चित्रे चित्रे जैसा अगर फ्लूइड आ रहा है, इसका मतलब क्या है दोस्तों कि पेरिटोनियम के अंदर इन्फेक्शन हो गया है दोस्तों। तो इन चीजों से अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब पेरिटोनियल फ्लूइड जो पानी जो है वो पानी खराब हो गया, अपने को उस पानी को चेंज करना है। चेंज करना है तो अपन क्या करेंगे दोस्तों, पेरिटोनियल लावा देंगे और फ्लूइड थेरेपी देंगे। तो पहले तो फ्लूइड थेरेपी देंगे दोस्तों, उससे क्या है कि ब्लड का जो वॉल्यूम है वो मेंटेन रहेगा। दूसरा अपन क्या देंगे दोस्तों, दूसरा अपन देंगे दोस्तों पेरिटोनियल लावाज। अब दोस्तों पेरिटोनियल लावा क्या होते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं साथ साथ में पेरिटोनियम के अंदर, ताकि पेरिटोनियम के अंदर एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक दोनों को मिलाकर देते हैं। जैसे दोस्तों पोविडोन आयोडीन, पोविडोन आयोडीन प्लस एंटीबायोटिक जैसे मेट्रोनिडाजोल, या कोई भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। अब ये पेरिटोनियम के अंदर छोड़ते हैं। ये छोड़ने से पहले अपने को क्या करना होता है, पहले पेरिटोनियल फ्लूइड को बाहर निकालना होता है। जो खराब हो गया उस पानी को तो बाहर निकाल दो, तो अपन पहले पंक्चर कर करके और पानी को गिराते रहते हैं, गिराते रहते हैं, वो पेरिटोनियल फ्लूइड बाहर निकल जाता है जो खराब हो गया हो। उसके बाद अपन क्या करते हैं, तो उसके बाद अपन फ्लूइड थेरेपी के अंदर जैसे डीएनएस है, नॉर्मल सेलाइन सॉल्यूशन है, नॉर्मल सेलाइन सॉल्यूशन के अंदर पोविडोन आयोडीन, मेट्रोनिडाजोल या कोई ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक घोल लेते हैं और फिर वो पेरिटोनियम के अंदर जैसे अपन आईवी लगाते हैं वैसे पेरिटोनियम के अंदर लगा करके छोड़ देते हैं। वो फ्लूइड जो पेरिटोनियम के अंदर चला जाता है। तो जो गंदगी थी वो तो पहले अपन ने बाहर निकाल दी, उसके अलावा अपन ने एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन एंटीबायोटिक अंदर डाल दी, ताकि जो बैक्टीरिया गए वो बैक्टीरिया भी मर जाए और वो उस जगह पे जो कंटामिनेशन है वो रिमूव हो जाए। तो उस वजह से जब बैक्टीरिया हट जाएंगे, कंटामिनेशन हट जाएगा, तो उस दौरान क्या होगा, पेरिटोनियम जो है धीरे धीरे वापस हेल्दी होने लगेगी। इजंट इट दोस्तों। तो क्या देते हैं, पेरिटोनियल लावा देते हैं दोस्तों। इसके अलावा क्या करेंगे, सर्जिकल ड्रेनेज ऑफ पेरिटोनियल फ्लूइड, जो गंदगी है उसको पहले अपन निकालेंगे, उसके बाद पेरिटोनियल लावा देंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों। तो दोस्तों ये तो हुए अपने दो टॉपिकों की बात। नेक्स्ट टॉपिक जो अपन दोस्तों नेक्स्ट क्लास में लेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।